स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे जब रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर को हम अल्टरनेटिंग करंट के साथ यूज करते हैं तब क्या क्या होता है और कौन सा सर्किट बेस्ट है, क्यों है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक है आज का एसी सर्किट कंटेन रेजिस्टेंस आर ओनली। हमने पढ़ा था कि जब हम रेजिस्टेंस आर को एसी के साथ कनेक्ट करते हैं तो एसी का सिंबल ये होता है और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी को हम E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो वी नो दैट क्या, जब यहां ये E है, ये R है, और अगर इस सर्किट में से I करंट, कितना करंट, I करंट पास हो रहा है, तो वी नो दैट I इज इक्वल टू E अपॉन R। E को लिख सकता हूं E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय R। E नॉट अपॉन R को लिख सकता हूं I नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर I नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन R। ये I नॉट जो है, ये I नॉट क्या है हमारे पास, E नॉट अपॉन R। क्लियर है? तो ये इक्वेशन 1 और ये हमारे पास इक्वेशन 2। तो पहली चीज, पहला पॉइंट, फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, it is clear that E and I are in same phase. E and I are in same phase, यानी E और I क्या है, इनके बीच में जो फेस है वो क्या है, सेम। अगर E और I सेम फेस में है तो हमारे पास ये फेसर डायग्राम कैसा होगा, E और I, यानी E और I का मतलब ये हमारे पास E, क्लियर है, 0 टाइम पीरियड और T, जबकि I, ये I है हमारे पास। क्लियर है? यानी ये हमारे पास I। क्लियर है? मेरी बात समझ गए? E एंड I आर इन सेम फेस, या E एंड I आर इन सेम फेस, यानी इन केस ऑफ रेजिस्टेंस E एंड I आर इन सेम फेस। ये इसके फेसर और फेसर डायग्राम, ये हमने क्या बनाया, फेसर और फेसर डायग्राम। पहला, दूसरा पॉइंट नंबर 2, ये हमारे पास फेसर डायग्राम, फेसर एंड फेसर डायग्राम, ये हमने क्या बना दिया इसके बीच में, फेसर एंड फेसर डायग्राम। क्लियर है? ये हमारे पास हो गया फेसर, क्लियर है, और ये क्या है, फेसर, ये हमारे पास फेसर डायग्राम। क्लियर है? जो बता रहे हैं E और I सेम फेस में है, या कह लो E और I के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तीसरा पॉइंट, रेजिस्टेंस R डिपेंड्स ऑन independent to frequency of AC सर्किट, यानी रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सर्किट पर डिपेंड नहीं करता है।
अगर मेरे पास ये आर रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ किस पे, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। और अगर मुझे आर निकालना है, क्या निकालना है, कैपिटल आर निकालना है, तो कैपिटल आर निकालने के लिए एक फॉर्मूला और हम ध्यान रख सकते हैं कि कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या होता है, ई अपॉन आई, ई नॉट अपॉन आई नॉट। यानी अगर मुझे एसी सर्किट में आर निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो ई और आई गिवन है, तो ये फॉर्मूला ई नॉट अपॉन आई नॉट या फिर ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसी के ऊपर बेस्ड आइए, मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये लीजिए। क्वेश्चन क्या है, ये लीजिए। मेरे पास क्वेश्चन है कि मेरे पास गिवन है E इज इक्वल टू 140 साइन 314t। ठीक है। डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी एंड RMS करंट थ्रू आर सर्किट। यानी ये क्वेश्चन है, उसमें ई ये दे रखा है, इसको देखकर मुझे फ्रीक्वेंसी और करंट निकालना है, आरएमएस करंट। तो स्टूडेंट जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या करोगे, साइन 314t इसको कंपेयर कर लोगे, जो आइडियल इक्वेशन है, आइडियल इक्वेशन से कंपेयर किया। जब हमने कंपेयर किया, इनको कंपेयर किया, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया, 314। आप देख ले, ओमेगा इज इक्वल टू 314 या 2 पाई एफ इज इक्वल टू 314, या लिख सकता हूं एफ इज इक्वल टू 314 अपॉन 2 पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 3.14। जब हमने पाई की वैल्यू 3.14 रखी, सॉल्व किया, ये आ गया 50 हर्ट्ज। कितना आ गया हमारे पास, 50 हर्ट्ज। स्टूडेंट्स दूसरा, इसके अंदर हमें क्या निकालना है, मतलब सबसे पहले तो हमें इसमें निकालना था फ्रीक्वेंसी, दूसरा क्या निकालना है, आरएमएस करंट। तो आरएमएस करंट निकालने के लिए, ठीक है, वी नो दैट मैंने अभी आपको बताया आरएमएस करंट निकालना है, तो आर इज इक्वल टू, आप देख लो, ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। क्या यूज कर सकते हैं, ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। तो आई आर एम एस क्या हो जाएगा, ई आर एम एस अपॉन आर। अब ई आर एम एस अपॉन आर, और ई आर एम एस हमने पढ़ा था पिछली यूनिट में, √2 टाइम्स ऑफ ई नॉट अपॉन आर। हमने पढ़ा था ई आर एम एस क्या होता है, ई नॉट बाय √2, ई नॉट बाय √2। तो ये हमारे पास ई आर एम एस की जगह क्या आ गया, ई नॉट बाय √2। क्लियर है। अब हमारे पास ई नॉट कितना है, जब हम इसको कंपेयर करेंगे, आप ध्यान से देखें, जब हम इसको साइन से पहले यहाँ 140 है और यहाँ साइन से पहले क्या है, ई नॉट। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई नॉट क्या आ गया, ई नॉट कितना आ गया, 140। तो ई नॉट की जगह हमने रखा 140 √2 आर। मेरी बात समझ गए, या लिख सकता हूं 70 √2 डिवाइडेड बाय आर एम्पियर। क्लियर है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आर सर्किट, और आर सर्किट का कंसेप्ट
किस तरीके से यूज करना है ये मैंने बता दिया। क्योंकि कैपिटल आर गिवन नहीं था तो आर की टर्म्स में हमारे पास ये क्या आ गया, रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स नेक्स्ट है एसी सर्किट contain inductor L only. AC circuit contain inductor L only. इसको समझने के लिए AC सर्किट कंटेन इंडक्टर L ओनली को समझने के लिए ये लीजिए हमारा एक सर्किट डायग्राम क्या है, ये लीजिए, ये हमारे पास आप देख लेंगे, ये हमारे पास इंडक्टर और ये हमारे पास क्या है, आप देख लें, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, एसी अप्लाई किया। ये जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इसके अंदर से कौन जाएगा, करंट जाएगा, ये करंट जा रहा है। अब ये जब करंट यहां से ये जा रहा है, ऐसे देखो ये करंट जा रहा है, मेरी बात समझ गए, ये करंट जब जा रहा है तो यहां से ये आ गया, लेकिन जब करंट यहां से जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल चेंज, जब करंट यहां से पास होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल चेंज एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, which oppose the growth of current। ये हम पिछले चैप्टर में सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। अब यूजिंग किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, किरचॉफ्स लॉ, सिग्मा इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर। क्लियर है? अब सिग्मा ई की जगह क्या आ गया, ई प्लस स्मॉल ई, आर है ही नहीं क्योंकि यहां पर जो इंडक्टर है ये क्या है, प्योर इंडक्टर है, यानी इसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं है। अब रेजिस्टेंस नहीं है तो ये क्या आएगा, जीरो। लेकिन E प्लस स्मॉल ई की डायरेक्शन इधर है तो स्मॉल ई को लिख सकता हूं माइनस एल डी आई बाय डी टी इज इक्वल टू जीरो, या लिख सकता हूं डी आई इज इक्वल टू ई अपॉन एल डी टी। क्लियर है? डी आई इज इक्वल टू ई अपॉन एल डी टी, या मैं लिख सकता हूं इसको डी आई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई की जगह ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय एल डी टी। ये मेरे पास इक्वेशन 1। स्टूडेंट्स मुझे तो आई निकालना है, तो आई निकालने के लिए मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट किया और मेरे पास आ गया ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एल डी टी, या फिर I इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी, या फिर I इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी को लिख सकता हूं माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। ओमेगा इधर आ गया तो I इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी। लेकिन इसको लिख सकता हूं, कॉस ओमेगा टी को लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टी। अच्छा कर ले, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब आप देख लें अगले स्टेप में मैं लिखूंगा इसको आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, या आई इज इक्वल टू आई नॉट, इसको क्या लिख लिया, आई नॉट साइन ओमेगा टी
माइनस पाई बाय 2, इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 क्लियर है, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। तो क्या देखा आपने, आप देख ले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आपने क्या देखा कि जो करंट है, साइन के बाद आप देखेंगे जो करंट है, साइन के बाद यहां पर सिर्फ ओमेगा टी है और यहां पर साइन के बाद ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है। तो यहां हमने देखा कि जो करंट है, यानी पहला पॉइंट, करंट लेग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय फेस पाई बाय 2, यानी करंट ई से 90 डिग्री, करंट ई से 90 डिग्री पीछे। अगर करंट ई से 90 डिग्री पीछे है तो इसके अंदर अगर हमारे पास ये ई है, आप देख लें, अगर ये ई है तो करंट जो होगा, अगर ये हमारे पास ई है तो करंट जो होगा वो इस तरह से, यानी अगर ये मेरे पास ई है तो करंट ये हो गया, यानी करंट ई से 90 डिग्री, करंट ई से 90 डिग्री क्या है, पीछे। क्लियर है? ये 0, ये टी बाय 2, ये टी। मेरी बात समझ गए? इसी तरह से इसके लिए ये टी। लेकिन ये क्या है, इसको क्या कहेंगे, ये डायग्राम जो है ये क्या है, फेसर डायग्राम। और यानी ये सब मैं जो बना रहा हूं ये क्या है, फेसर डायग्राम है। ये फेसर और ये फेसर डायग्राम, क्या डिफरेंस है, ये लीजिए, फेसर डायग्राम में ई आगे है और आई पीछे। कितना पीछे है, 90 डिग्री पीछे, 90 डिग्री पीछे। स्टूडेंट्स आप चेक कर ले किसके बारे में मैं बता रहा हूं, फेसर एंड फेसर डायग्राम। स्टूडेंट्स दूसरा पॉइंट आप देख ले, बिल्कुल ये लीजिए, आप बिल्कुल देख लीजिए इसको कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, आप पूरा अच्छी तरह से देख ले, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर आपने देखा होगा मैंने ओमेगा एल को क्या लिख लिया, एक्सएल। एक्चुअली ये जो एक्सएल है इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। और एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल। जैसे आर सर्किट में रेजिस्टेंस आर होता है, एल सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। यानी स्टूडेंट्स मैं बता दूं, इन एल सर्किट resistance offered is called inductive reactance and is denoted by XL। यानी XL is equal to ओमेगा एल या फिर 2 पाई FL। मेरी बात समझ गए? ये दूसरा पॉइंट, ये हमारे पास क्या है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी, ओम। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है फॉर डीसी F इज इक्वल टू 0, तो XL इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। F की वैल्यू जब यहां रखेंगे तो XL क्या आ जाएगा, 0। तो हेंस इंडक्टर
प्रोवाइड easy path to किसको, डीसी को. Hence inductor provide easy path to DC. Hence inductor provide easy path to DC. स्टूडेंट्स इसी तरह से ये लीजिए पांचवा पॉइंट, यहां से हमें क्लियर हो गया कि XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F. तो XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F है, तो इसका मतलब इस केस में अगर मैं XL और F के बीच में ग्राफ बनाता हूं, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन. इट शुड बी ए स्ट्रेट लाइन. 6 पॉइंट. छठा पॉइंट स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये मेरे पास बल्ब, एक बल्ब है, ये एसी, ये बल्ब, और ये क्या है, इंडक्टर. तो इस केस में क्या किया हमने, देखो क्या किया हमने इस केस में स्टूडेंट्स ध्यान से, क्वेश्चन है what happens with glow of bulb if number of turns increased. अगर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दें, किसके, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज, ठीक है, किसके, एल के, तो क्या आंसर होगा इसका स्टूडेंट्स? वी नो दैट एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, यानी एल इंक्रीज होगा. और अगर एल इंक्रीज होगा तो XL इज इक्वल टू ओमेगा एल, यानी 2 पाई FL, ये भी इंक्रीज होगा. और XL इंक्रीज होगा तो I क्या होता है, करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यानी अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा. मेरी बात समझ गए? यानी करंट क्या होगा, करंट जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा. और करंट डिक्रीज होगा तो बल्ब ग्लो विद लेस ब्राइटनेस. क्लियर है? ये भी यहां पर याद रखना है कि XL इज इक्वल टू ओमेगा एल तो है, XL का फॉर्मूला ओमेगा एल तो है, लेकिन इसके अलावा XL का फॉर्मूला E अपॉन आई, ई नॉट अपॉन आई नॉट, ई RMS अपॉन IRMS भी होता है. क्लियर है? इन सब कंसेप्ट के बाद नेक्स्ट है एसी सर्किट कंटेन कैपेसिटर C ओनली. AC सर्किट कंटेन कैपेसिटर C ओनली. स्टूडेंट्स इस केस में जब कैपेसिटर है, जब हमारे पास क्या है, कैपेसिटर में क्या करेंगे हम, ये लीजिए, कैपेसिटर के केस में हमारे पास ये लीजिए, ये कैपेसिटर C, और हमने इसको AC के साथ कनेक्ट कर दिया. ये क्या है हमारे पास, AC, और AC है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. क्लियर है? अब क्या होगा, जैसे मैंने अप्लाई किया करंट फ्लो होगा, करंट पास होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, चार्ज स्टोर होगा.
इसके अंदर क्या होगा, चार्ज स्टोर होगा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस या कैपेसिटर, ये जो चार्ज है Q इज इक्वल टू क्या होगा, सी ई, वेयर ई पोटेंशियल ईएमएफ अक्रॉस सी। लेकिन ई कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन हमें निकालना क्या है, आई। आई क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। आई क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। तो डी अपॉन डी टी, क्यू की वैल्यू रखी सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। आप चेक कर लो स्टूडेंट्स। लेकिन मैंने क्या किया, आई इज इक्वल टू सी ई नॉट डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी, या फिर आई इज इक्वल टू सी ई नॉट डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी, क्या हो जाएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। या मैं लिख सकता हूं ई नॉट 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा और सी इस तरह से लिख लिया, कॉस ओमेगा टी। या फिर आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्स सी कॉस ओमेगा टी। या फिर लिख सकता हूं आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। या फिर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, कॉस को साइन की टर्म्स में बदल लिया, कॉस को साइन की टर्म्स में बदल लिया, और ये आ गया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। क्लियर है। तो इस तरह से मेरे पास ई ये रहा और आई ये रहा, और मैं जब कंपेयर करता हूं, कंपेयर 1 एंड 2, जब कंपेयर किया तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या ऑब्जर्व किया, सबसे पहला पॉइंट आई, जो आई है, आई लीड ईएमएफ बाय फेस पाई बाय 2, यानी करंट जो है वो ई से 90 डिग्री पीछे। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा कि अगर मेरे पास ई तो यही है, देख लो ये रहा ई, अगर ये ई है तो आई क्या होगा, आई 90 डिग्री, आई पाई बाय 2 आगे है, तो ये लीजिए आई आगे। क्लियर है, हमारे पास आई क्या है, आगे। ग्राफ किस किस के बीच में, ई और आई और टाइम, ये टी बाय 2 और ये क्या है, टी। करंट जो है वो आगे है और ई जो है वो पीछे है। ये भी कह सकते हैं करंट आगे है, या कह सकते हैं ई पीछे है। इसका इस तरह से करंट आगे है और ई करंट से 90 डिग्री पीछे। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा पॉइंट क्या है यहां पर, सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट क्या है, हमने एक्स सी यानी 1 ओमेगा सी 1 अपॉन ओमेगा सी को क्या लिखा, एक्स सी। ठीक है, तो एक्स सी क्या है, इधर एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देख लें, आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। ये लीजिए आगे है हमारे पास, यानी इसी के अंदर आगे देखो, आगे क्या है, यानी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इज
called capacitive reactance and is denoted by Xc और Xc इज इक्वल टू होता है 1/ωc या 1/2πfc, क्योंकि ओमेगा किसके इक्वल होता है 2πf के। क्लियर है स्टूडेंट्स? और इसकी यूनिट क्या होती है ओम। रिएक्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम। तीसरा पॉइंट है फॉर डीसी F इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ F इज इक्वल टू 0 रख दूं तो Xc कितना आएगा इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, यानी इतना ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है डीसी को, डीसी के केस में इतना ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है कि कैपेसिटर डीसी में यूज ही नहीं करते, यानी कैपेसिटर डीसी को डायरेक्ट करंट को क्या कर देता है ब्लॉक कर देता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट्स, वी नो दैट Xc is equal to 1/2πfc, यानी मैं लिख सकता हूं Xc is inversely proportional to F। इसका मतलब Xc और F के बीच में मैं ग्राफ बनाऊं तो मेरा ग्राफ इस तरह से आएगा। क्लियर है? ठीक है। पांचवा पॉइंट है हमारे पास कि Xc के जो हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले हैं, Xc इज इक्वल टू 1/ωc, 1/2πfc, E0/I0, ERMS/IRMS या फिर E/I। मेरी बात समझ गए? ये फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स के लिए। आइए इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर हम एक क्या कहते हैं क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में ये लिखिए, ये कैपेसिटर, ठीक है, और ये हमारे पास डीसी और ये एक बल्ब है, ठीक है। ऐसे ही इधर भी ये कैपेसिटर, लेकिन यहां पर कौन है एसी, और ये बल्ब यहां पर एसी, ये कैपेसिटर। क्वेश्चन क्या है, what happens with glow of bulb in each case। ठीक है, पहला पार्ट। दूसरा, if dielectric slab is inserted, then what happens? स्टूडेंट्स ये लीजिए, पहला पार्ट, जब डीसी है तो बल्ब नॉट ग्लो। क्यों? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कैपेसिटर ब्लॉक डीसी। लेकिन जब एसी है तब मैं लिख सकता हूं बल्ब ग्लो करेगा। यानी स्टूडेंट्स, डीसी के केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, डीसी के केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि कैपेसिटर ब्लॉक डीसी। एसी के केस में बल्ब ग्लो करेगा, एसी के केस में बल्ब
ग्लो करेगा। ठीक है, सेकंड पार्ट है कि जब मैंने डीसी के केस में और एसी के केस में, दोनों ही केस में यहां पर क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब डीसी के केस में अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दूं, यानी इन केस ऑफ डीसी बल्ब नॉट ग्लो, यानी अगर डीसी है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें तो भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन इन केस ऑफ एसी, अब एसी के केस में क्या होगा, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाती है। पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो कैपेसिटेंस के टाइम्स होगी। तो रेजिस्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, 1/ωc', 1/ωc', या कह लो, अब ये तो इंक्रीज हुआ, ये क्या हो गया, इंक्रीज। तो यहां पर अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्लियर है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज। क्लियर है, अब ये डिक्रीज हो रहा है, यानी कहने का मतलब है ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, एक्सी डिक्रीज हो रहा है, तो करंट क्या होगा, करंट क्या होता है, E/XC। अब ये डिक्रीज हो रहा है तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। करंट इंक्रीज होगा तो क्या लिख सकते हैं, बल्ब ग्लो विद मोर ब्राइटनेस, बल्ब ग्लो विद मोर ब्राइटनेस। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये था कैपेसिटर, यानी इस वीडियो में मैंने सर्किट, एल सर्किट और सी सर्किट तीनों के बारे में बता दिया आपको। ठीक है, अगले वीडियो में हम और आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसको अच्छी तरह से आप पढ़ना और कॉपी में नोट भी करो। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।